विज्ञान विषय का 100% सॉल्यूशन तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का तो करवा दिया था, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे सर 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन भी करा दो। देखिए ऑब्जेक्टिव का मैंने जो कराया है उसमें से आपके 30 नंबर आएंगे और अब जो बताने वाला हूँ 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के उसमें से आएंगे 45 नंबर। टोटल आपके हो जाएंगे 75 नंबर। तो प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं और आप लोगों का जो विज्ञान विषय का पेपर है वो पूरा आपको हल करना है। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, ये सब हम जान चुके हैं। ऑब्जेक्टिव ये हम सारे हल कर चुके हैं। अब हम देखेंगे इस पार्ट से आने वाले 2 नंबर के प्रश्न। ये प्रश्न आ रहे हैं आपके 2 नंबर के। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। श्वसन ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। और अथवा में ये रहेंगे आपके 4 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। इन क्वेश्चनों के क्या देखेंगे हम, आंसर देखेंगे। बस इनमें से आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। बस इतना ही आपको याद रखना है। तो आंसर मैं बता देता हूँ। नीचे जो और भी क्वेश्चन है लेकिन आपको अब करने की आवश्यकता नहीं है, इनमें से आपका 100% आ जाएगा। चलिए तो इनका आंसर हम देख लेते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन आपका, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है। उदाहरण मीथेन का दहन CH4G प्लस 22G जो अभिक्रिया कर रही CO2G प्लस H2O 2H2OG प्लस, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसका आंसर, ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। उदाहरण अमोनिया नाइट्रेट पानी में घुलना। अगला तीसरा वाला श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये मैंने बताया था तीसरा वाला। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि यह एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और ATP के रूप में ऊष्मा निकलती है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, चौथा वाला, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें 2 विलयनों को मिलाने पर एक अघुलनशील ठोस बनता है जो विलयन से अलग हो जाता है। उदाहरण ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये उदाहरण लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो अथवा वाले में, अथवा में पहला जो था उसका आंसर देख लीजिए। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर। तो अंतर यहाँ पर आपका रहा, ये अंतर देख लीजिए। विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर, ये लिखा है साफ साफ। देखिए विस्थापन अभिक्रिया, इसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है। और द्विविस्थापन में क्या होता है, इसमें अभिकारकों के आयनों के बीच आदान प्रदान होता है। ये दूसरा वाला था, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रेट से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर देख लीजिए। आंसर में आप लिखेंगे तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रेट से प्रभावित किया जाता है ताकि उन्हें ऑक्सीकरण से बचाया जा सके, जिससे वे विकृत गंधिता का शिकार ना हो और लंबे समय तक ताज़ा रहे। उसके बाद में तीसरा वाला था, वियोजन क्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर आप देख लेंगे। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक सकल उत्पाद बनाते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। उसके बाद में रासायनिक इसका समीकरण था। अगला क्वेश्चन, कोई 2 संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर 2 रासायनिक समीकरण हो गया संतुलित, ये लिखा है, दोनों को लिख दीजिएगा। 2H2G प्लस O2G अभिक्रिया, यहाँ पर 2H2OI और यहाँ पर दूसरा है C कोष्टक में S प्लस O2G कोष्टक में और CO2G। ठीक है, तो एक ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर में आपका इसी में से आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने हल कर लिए है, आपने देखा है अभी 8 क्वेश्चनों को। अब आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर बढ़ते हैं हम 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो 3 नंबर में हम कर लेते हैं, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की हिट एंड ट्रायल विधि क्या है, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के 3 उदाहरण लिखिए। और यहाँ पर ये तीनों देखेंगे आप। ठीक है, इनमें से ही आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में इसी चैप्टर में 4 नंबर के भी आपको बताऊँगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम इसके आंसर की ओर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया उसका आंसर देख लीजिए।
संतुलित रासायनिक समीकरण और उदाहरण। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक संतुलित रासायनिक समीकरण वो होता है जिसमें तीर के दोनों ओर अभिकारक और उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। उदाहरण देख सकते हैं, ये रहा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन आपका, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की हिट एवं ट्रायल विधि। तो ये ट्रायल विधि और इसका जो चरण हो जाएगा ऊपर बता देता हूँ। इसमें क्या लिखेंगे आप कि हिट एंड ट्रायल विधि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की एक विधि है जिसमें परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने के लिए सूत्रों के सामने गुणांकों को बार बार बदला जाता है। यहाँ पर इसका चरण जो देखेंगे आप, चरण ये रहा इसका। ठीक है, तीनों चरण। उसके बाद में ये तीसरा क्वेश्चन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के 3 उदाहरण। तो ये 3 उदाहरण आपके हो जाएंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है। पहला, प्राकृतिक गैस का जलना, चूने का पानी में घुलना। तीसरा और देख लीजिए, तीसरा हो जाएगा श्वसन। तीसरा आपका हो जाएगा श्वसन। अगला क्वेश्चन है आपका, विकृत गंधिता और खाद्य पदार्थों को बचाने की प्रक्रिया। तो ये रहा आपका आंसर। विकृत गंधिता वह प्रक्रिया है जिसमें वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर ऑक्सीकृत हो जाते हैं जिससे उनका स्वाद और गंध अप्रिय हो जाती है। और ये रहा आपका क्वेश्चन अगला, खाद्य पदार्थों को इससे बचाने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं। ये आपका तो वाले का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। दूसरा आपका आता है ये, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर रंग परिवर्तन। तो देखिए यहाँ पर जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग नीला से हल्का हरा हो जाता है और कील पर बुरी तरह जम जाता है। इसका कारण, ये कारण इसका रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। और अभिक्रिया, ये अभिक्रिया रही इसकी। क्वेश्चन नंबर आ जाता है तीसरा, पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट विलयन की अभिक्रिया। तो जब पोटेशियम क्लोराइड विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का विलय अवक्षेप बनता है। तो यहाँ पर अभिक्रिया का प्रकार ये रहा आपका और अभिक्रिया का समीकरण ये रहा। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं इससे। उसके बाद में अब देखेंगे हम यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन भी आपका आएगा और यहाँ पर आपका इस पहले विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए, इनमें से आपका आ जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इन दोनों क्वेश्चन में से आपका क्या हो जाएगा, आंसर पक्का आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों ही क्वेश्चन को आपको मैं करवा देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन पहला आपका, लिख लो इस आंसर को, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर। तो ये रहा विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में मुख्य अंतर। विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, आंसर लिखा है। द्विविस्थापन अभिक्रिया ये पहले भी हम देख चुके हैं। ये दूसरा क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये आप देखिएगा इसका आंसर हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये इसको यहाँ सूत्र के माध्यम से अभिक्रिया के माध्यम से यहाँ पर बता दिया है। सोडियम जल सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन। तो इसको आप लिखेंगे, सोडियम को 2Na, जल को यहाँ पर आप 2H2O और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें 2NaOH हाइड्रोजन H2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट ये रहा। और ये आपका जिंक कार्बोनेट का उसने पूछा था, तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपका आंसर हो जाएगा। ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, यहाँ तक लिख दीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 बताए थे मैंने इसमें, तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे क्या हो जाते हैं, हल हो जाते हैं, पहला दूसरा। 4 नंबर में आएगा, ध्यान रखिएगा, अच्छे से याद करके जाइएगा। उसके बाद में अध्याय नंबर आपका आ जाता है 5वां अध्याय से आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नंबर में आ रहा है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें से ये 2 अंक के 2-2 अंक के आ रहे हैं। ठीक है, 2 आ रहे हैं और 3 क्वेश्चन आ रहे हैं 2-2 अंक के। 2 अंक के 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो पहला दूसरा तीसरा ये तीसरा पहला, ये 3 में करवा देता हूँ आपको। ठीक है, इन तीनों को कर लेते हैं, इनमें से हमारे पेपर में आ जाएगा। चलिए इनका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया होलोजोइक पोषण कहलाती है, जो फेगोसाइटोसिस नामक विधि के माध्यम से पूरी होती है। इस प्रक्रिया में अमीबा भोजन कण को अपने पादाप की सहायता से घेरकर एक खाद्य रिक्तिका बनाता है। इस रिक्तिका के भीतर पाचक एंजाइम भोजन को सरल पदार्थों में
तोड़ते हैं, जिसे बाद में अवशोषित कर लिया जाता है। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य के पाचन में लार की भूमिका। तो यहाँ पर देख सकते हैं भोजन को नम करना, स्टार्च का पाचन। तीसरा क्वेश्चन है मनुष्य में दंत क्षरण के कारण। तो इसमें आपका हो जाएगा बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का उत्पादन और खराब मौखिक स्वच्छता। तो ये दोनों आप लिख देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एटीपी का पूरा नाम और इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं। तो एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे ऊर्जा मुद्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कोशिकाओं में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जब एटीपी से एक फास्फेट समूह टूटता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, जिसका उपयोग कोशिकाएं अपनी गतिविधियों के लिए करती है। ये रहा दूसरा वाला, मनुष्य का रक्तदाब और सामान्य प्रकुंचन तथा अनुशीतलन दाब। तो मनुष्य का रक्तदाब स्पिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र द्वारा नापा जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं एक स्वस्थ मानव में सामान्य प्रकुंचन दाब 120 mmHg और अनुशीतलन दाब 80 mmHg होता है। ये रहा आपका तीसरा वाला, स्वपोषी पोषण की परिभाषा। तो स्वपोषी पोषण वह पोषण विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, आमतौर पर अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके और सूर्य के प्रकाश या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके। हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया स्वपोषी पोषण का उदाहरण है। ये कंप्लीट हो जाता है हमारा। अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चनों को हम। इससे हमारे जो 2 अंक के क्वेश्चन आते हैं कंप्लीट कर लिए हमने। अब आ रहा है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा वो हम देख लेते हैं। तो हम ऊपर के अथवा का हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें 4 करना है, अथवा में भी इनमें से आ जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन आपको मैं ये करवा देता हूँ, 4 नंबर में ये बन जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपकी एक ही यूनिट बचेगी। तो चौथा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन जो है आपका ये 4 नंबर का देख लीजिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में एवं अनुपस्थिति में ग्लूकोज का कोशिका द्रव में विखंडन। तो इसका आंसर ये पूरा है, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरा क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा रहेगा, मानव हृदय के आलिंद एवं नीले में रक्त के परिसरण की प्रक्रिया। तो इसका आंसर ये रहा आपका, देख सकते हैं आप, पूरा आंसर रहेगा ये। तीसरा प्रश्न मैं आपको अलग से बताऊंगा क्योंकि उसमें चित्र बनाना है। उससे पहले हम चौथा कर लेते हैं। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहराना परिसंचरण क्यों कहते हैं, इसका महत्व। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका आंसर है, इसका महत्व आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फसल की पत्तियों का पीला पड़ना, कारण और समाधान। तो देखिए, किसान की फसल की पत्तियों का पीला पड़ने का मुख्य कारण क्लोरोसिस हो सकता है, जो अक्सर नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। नाइट्रोजन पौधों के विकास के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है और क्लोरोफिल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो पत्तियों को हरा रंग देता है। ये इस समस्या को हल करने के लिए किसान को क्या करना चाहिए। तो देखिए, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग, किसान को अपनी फसल में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जैसे यूरिया, अमोनिया, नाइट्रेट या कंपोस्ट खाद डालना चाहिए। मिट्टी का परीक्षण करवाकर अन्य पोषक तत्वों की कमी का पता लगाना चाहिए और तदनुसार आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करनी चाहिए। संतुलित सिंचाई, अत्यधिक या अपर्याप्त सिंचाई से बचना चाहिए क्योंकि ये पोषक तत्वों के अवशोषण को प्रभावित कर सकता है। और कार्बनिक पदार्थ जोड़ना, मिट्टी को उर्वरता और पोषक तत्व धारण क्षमता में सुधार के लिए जैविक खाद या कंपोस्ट मिलाना चाहिए। तो ये सारी जानकारी हो गई, इसमें हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये 4 नंबर का इस यूनिट से हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर यूनिट नंबर आपकी 6 आ जाती है और यूनिट नंबर 6 में आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपका अध्याय नंबर 9, इससे आपका 3 नंबर का भी आएगा और 2 नंबर का भी, 2 नंबर का एक आ रहा है, 3 नंबर का एक आ रहा है, 4 नंबर का एक आ रहा है। तो और उसके बाद में हमारा पर्यावरण अध्याय बचा है। तो यहाँ पर लगभग आपकी 3 यूनिट बची है, 3 पार्ट बचे हैं जो मैं आपको सुबह के समय करवाने वाला हूँ। सुबह के समय करवाने वाला हूँ पूरा, ठीक है।
अभी मैंने आपको लगभग 20 से 25 नंबर का करवा दिया है, 20 से 25 नंबर का और बचा है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। अभी इतना याद कर लीजिए, अभी इतना याद होगा इसलिए इतना करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको समय रहते 4 बजे, 4 से 5 बजे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा, तो उस वीडियो में आप ज़रूर जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को बटन को दबा कर रखिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। साथ में आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आप लोगों के पेपर कैसे जा रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।